उसके लिए हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो परंपरागत रूप से लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रहते आए हैं, उसमें चाहे वो हमारा अंतिम क्षेत्र गुंजी हो, नाबी हो, मलारी हो या जौनसार का क्षेत्र हो, वहाँ भोटिया, थाड़ू, जौनसारी, राजी और बुक्सा जनजातियों के हमारे भाई बहन हिमालय के संरक्षण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी जीवन शैली और उनकी परंपराएं हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन जी सकते हैं। इसलिए हमें उनके अनुभवों का, उनके पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उन्हें भी अपने शोध और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों में कहीं न कहीं स्थान देना चाहिए या साथ लेना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने जीवन के प्रत्येक प्रमुख अवसर पर, जन्मदिन हो, विवाह की वर्षगांठ हो या दिन हो, उस दिन पौधा अवश्य लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें। और जब मैं पहली बार 4 जुलाई 2021 को इस जिम्मेदारी पर मैंने पद की शपथ ली, उसके 3-4 दिनों तक मैंने देखा कि फूलों का जो गुलदस्ता है वो इतनी बड़ी संख्या में आ गया कि 2-3 कमरे भर गए और इसके बराबर तो नहीं, लेकिन इसके कम से कम आधे हॉल के बराबर जो है फूल रखे। और मैं उन फूलों को देखकर बड़ा लालच था, मुझे लगा कि इतने सुंदर सुंदर फूल ये खराब हो जाएंगे। तो मैंने उस बार थोड़ी सी एक शुरुआत करी थी कि अगर आप लोग बहुत इच्छा है कुछ स्मरण के लिए मुझे देना चाहते हैं तो बुके नहीं, मुझे बुक दीजिए। ये हमने शुरू किया था, तो ऐसे प्रयासों को हम सब आगे बढ़ा सकते हैं और उनके संकल्पों से हम देवभूमि में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे पाएंगे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा परेड ग्राउंड और देहरादून में आयोजित 4 दिवसीय उत्तरायणी कैथिक महोत्सव 2026 के समापन समारोह में रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी कैथिक महोत्सव 2026 के सफल आयोजन पर सेवा संकल्प फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि ये महोत्सव उत्तराखंड की आत्मा, सांस्कृतिक और परंपराओं का जीवंत प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है और लोक संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं समझती हूँ कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग जिस सोच और विज़न से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी पहचान को जीवंत रखने के लिए कार्य कर रहे हैं। और साथ में हमारे ऐसे लोग जो दूर दराज क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं अपने सामान का, कि जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जिन्होंने प्लेटफॉर्म जिनको मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जो विज़न है हमारा, एक उनको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके उनको आर्थिक रूप से सहयोग करना और एक अपनी ये परंपरा विरासत को बनाए रखना। और हमारे लोक कलाकार, लोक गायक इसमें सम्मिलित हुए। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हमारे अलग अलग जिलों से आए। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने आकर के सभी का मनोबल बढ़ाया है। मैं समझती हूँ। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के टनकपुर में शारदा घाट पर शारदा कॉरिडोर के शिलान्यास समारोह और
माघ खिचड़ी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम धामी ने कहा कि शारदा घाट के 2000 वर्ग किलोमीटर के दायरे को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित होना। उन्होंने कहा कि चंपावत के जनता से जो वादा उन्होंने किया था वो जल्द ही पूरा होगा। सीएम धामी ने कहा कि मदरसा बोर्ड भी खत्म होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कुछ भी होता है उसका हल्ला जगह जगह होता है। कोटद्वार के घाट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से सीएम ने 2027 विधानसभा चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया है और इस दौरान कांग्रेस नेता पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, ऐसे ही जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, तब भी इनको बहुत दर्द होता है। लेकिन हमने राज्य में इस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11,000 एकड़ से अधिक जमीन इनके अतिक्रमण से मुक्त कराई है अभी तक। पर पता नहीं हमारे इन मित्रों को हमारे द्वारा ये कार्रवाई जो सरकारी जमीन है अतिक्रमण से मुक्त कराने की है, उससे भी दिक्कत होती है। इन्हें लैंड जिहाद करने वाले भी अच्छे लगते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी को बिगाड़ने के लिए ऐसे ऐसे स्थानों पर लोगों को बसा दिया जहां कभी उनका कोई नामो निशान नहीं होता था। लेकिन आज भी इनकी आंखों पर बड़ी वोट बैंक की पट्टी के चक्कर में इनको ये अतिक्रमण नजर नहीं आता है। इनको सरकारी जमीनों पर कब्जे नजर नहीं आते हैं। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं देवभूमि की पवित्र भूमि पर किसी भी ऐसे अतिक्रमणकारी को, किसी भी ऐसे जिहाद करने वाले को जो जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेता होगा, उसको किसी कीमत पर यहां हम पनपने देंगे। मैं सार तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान शनिवार को एक बेहद ही भावुक कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जब मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए थे और गलियों में बिल्कुल ही साधारण ग्रामीण की तरह टहलते हुए नजर आए। शुक्रवार को गांव में रात्रि विश्राम करने के बाद शनिवार सुबह सीएम धामी एक अलग ही रूप में दिखाई दिए। उनके अकेलेपन और सरलता से भरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शनिवार की सुबह जब मुख्यमंत्री गांव के भ्रमण पर निकले तो उन्हें देखते ही बच्चों की टोली जमा हो गई और इस दौरान सीएम योगी को बच्चों के प्रति विशेष लगाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने बच्चों से आत्मीयता से बात की, उन्हें अपने गोद में खिलाया और ढेर सारा चॉकलेट और खाने का सामान बांटा। भ्रमण के दौरान एक मासूम बच्चे ने मुख्यमंत्री को फूल भी भेंट किया। मुख्यमंत्री योगी ने जब उसे खाने का सामान दिया तो बच्चे ने वहां पर तुरंत पास में खड़े अपने दादा को थाम लिया और इस पर सीएम योगी जो है वो मुस्कुराते हुए देखने को मिले हैं। और इस दौरान ये छोटा सा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो वहीं मसूरी नगर पालिका परिषद के वर्तमान बोर्ड के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर नगर को बड़ी सौगात मिली है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से बड़ा बयान दिया और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत 2 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विधिवत शुभारंभ किया गया और इन डिस्पेंसरी में आमजन को प्राथमिक उपचार के साथ साथ आवश्यक जांच, दवाई और टेस्ट जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे और इससे विशेष करके गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस दौरान नगर पालिका प्रशासन द्वारा बीते 1 साल में किए गए विकास कार्यों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई। 1 साल में मिसाल तो शुक्ति नहीं है। 1 साल का कार्यकाल किसी भी संस्था या व्यक्ति के काम को मापने का नहीं होता। कुछ चीजें समझ में लगती हैं, सरकारी आंकड़े बनते हैं, उसकी टेंडर की प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बावजूद 1 साल के अंदर सराहनीय कार्य इसने किया है। स्वच्छ सुरक्षित में पहला स्थान मसूरी को मिला है और पहली बार मैंने देखा है कि बोर्ड के सभी सदस्य चाहे किसी भी विचारधारा के हों मिलकर विकास कार्य कर रहे हैं। अभी आपने कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जसवीर जी के संबोधन में आपने सुना होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि जब विकास की बात हो, वैसे आप लड़े चुनाव में एक दूसरे का विरोध करें, लेकिन जब विकास की बात हो एकजुट हो जाए तो मुझे यहाँ पर जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया हो
जिन्होंने घोटालों का कीर्तिमान स्थापित किया हो, जिनका मुख्यमंत्री साहब टीवी में कहते हुए दिखा रहा होगा तो जो मर्जी करो मैं आंखें बंद कर लूंगा, तो जनता के चरित्र को जानती है। और आज क्योंकि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, मेरा मानना है कि जिस जनता ने हमको चुन के भेजा है पालिका में इस शहर की जिम्मेदारी के साथ, और आज इस बोर्ड को 1 साल पूरा हो गया है और पूरे बोर्ड को ये लगता है कि 1 साल में हमारे जो चाहे वो उपलब्धियां हैं या नाकामियां हैं, जो भी है वो सारा ब्यौरा, पूरा लेखा जोखा जनता के सामने होना चाहिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये एक कार्यक्रम रखा गया था और जिसके तहत अगर मैं पूरे 1 साल की बात करूं कि इस बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है, तो पहला काम तो यही है कि जो यहाँ टाउन हॉल है जो जनता को समर्पित किया गया है जनता के छोटे मोटे कामों के लिए, तो ये तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आज अल्मोड़ा विकास भवन में जनपद के सभी विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और ऐसे में पेयजल, स्वास्थ्य, वन विभाग, लोक निर्माण विभागों के साथ सभी विभागों के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री घोषणा को लेकर विशेष फोकस किया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा पर प्राथमिकताओं से काम किया जाएगा और जो भी योजना हो उसको तत्काल गति से पूरा किया जाएगा। विधानसभा सोमेश्वर के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं, जो चाहे पेयजल के संदर्भ में हो, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो, चाहे वो विद्युत स्टेशन स्थापित करने के संदर्भ में हो, चाहे वो हैंडपंप के संदर्भ में हो, उन सभी की सभी अधिकारियों के यहाँ खास करके पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमारे मंदिरों के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में हो, मानस खंड माला में जो हमारे मंदिर चयनित हुए हैं उनका परीक्षण हो, वो सारी योजनाओं का धरातल पर क्या अद्यतन स्थिति है उसकी आज समीक्षा की गई है। निश्चित रूप से जो समीक्षा की गई है उसके अंतर्गत में काफी प्रगति भी है। खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इस बात को लेकर प्रगति नहीं दिख रही है कि यहाँ सीए लैंड को लेकर कई सारे विषय जो है वो लंबित है, जहां पर भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में जो लैंड रिक्वायर्ड है, चाहे वो अस्पताल के संदर्भ में हो, हमारे कई शीतलाखेत में हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य खोला जाना है एलोपैथी का, उसको लेकर हो, तो इस तरह के विषय जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी वो पेंडेंसी में चल रहे हैं, जिसको लेके एक दिशा निर्देश जो है आज जिलाधिकारी को भी दिए कि यदि ऐसी हमारी ग्राम पंचायतें जो अपने वन पंचायतों को सीए लैंड में देना चाहती है तो हम उसे प्राथमिकता में उस तरफ की योजना को हम प्राथमिकता में सीए लैंड के रूप में हम लोग उसको उसमें उन्हें अनुमति दें, ताकि जो है सीएम घोषणा। सितारगंज चौराहे पर बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर गन्ने से भरा जो ट्रक था वो अनियंत्रित होकर पलट गया। गन्ने की गाड़ी पलटने से 2 युवक गन्ने के नीचे दब गए। दोनों युवकों को आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह बाहर निकाला। दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को किसी तरह संभाला। तो वहीं दोनों युवक जो हैं अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सितारगंज का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक 18 साल और एक 17 साल के युवक की उम्र बताई जा रही है और अचानक से ही गन्ने से भरी गाड़ी दोनों युवकों पर पलट गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो वहीं भगवानपुर में मुस्लिम सेवा संगठन का सदस्य अभियान, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नाइम कुरैशी की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया था और सैकड़ों की संख्या में मौजूदा लोगों को संगठन के उद्देश्य और नीतियों से अवगत कराया गया। और इस बात को लेकर सभी नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि आज हर सियासी दल मुसलमानों को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करता आया है, उसे कभी हिस्सेदारी या फिर सही सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की सरकार मूलभूत मुद्दों से भटक रही है और हर मामले में हिंदू मुस्लिम का रंग चढ़ाना चाहती है। भाजपा हो या दूसरी पार्टी हो, वो कहीं ना कहीं उनको राजतंत्र चाहिए, उन्हें गद्दी चाहिए। भाजपा को राज जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं दिखा के मिल रहा है कि मुसलमानों के दुश्मन है और हमने मियाँ को ठीक कर दिया है। और दूसरी जो सेक्युलर पार्टी हैं जो
नाम लेने को तो मुसलमानों के चहेते बनते हैं, लेकिन मुसलमानों के किसी मुद्दे पे काम नहीं करते। उनको ये डर है कि अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मेजॉरिटी वोट उनसे भाग जाएगा। लेकिन इन सियासी पार्टियों की लड़ाई में मुसलमान फुटबॉल बना हुआ है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, ये मुसलमानों को फुटबॉल की तरह इधर से उधर और इधर से उधर मार रहे हैं। हम मुसलमानों के अंदर इस बात को जगाना चाहते हैं कि मुसलमान फुटबॉल नहीं है, बल्कि मुसलमान इस खेल का वो गेंद है जिसके बिना ये खेल ही नहीं चलेगा। और कहीं ना कहीं एजुकेशनल एतबार से और पॉलिटिकल एतबार से लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा कर और एक सामाजिक और आर्थिक तौर से मजबूत हम अपने मुसलमानों को बनाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं शक्ति फॉर्म में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि शक्ति फॉर्म में एक युवक जो था, जिसका नाम राजू बताया जा रहा है और उम्र 32 साल बताई जा रही है, शाम से ही लापता था और परिजनों द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी और सुबह लगभग 10 बजे किशनपुर रेंज क्षेत्र में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही लालकुआं पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक ने अपने पीछे 2 बेटियों और एक 9 साल का और एक 3 साल की बेटियों को छोड़कर गया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई का उजागर होगा। ये राजू भाई ने, जो मेरे मतलब भाई मित्र लगते हैं, तो रोज भांति की तरह लालकुआं जाते थे काम में। तो कल शाम को घर भी आए, तो हमें मतलब वो घर से कहीं से पता नहीं चला। तो ठेकेदार का सुबह फ़ोन आया कि भाई वो घर पहुंचे हैं कि कहाँ हैं, किधर है। तो हमने कहा नहीं, घर तो पहुंचे नहीं है। तो हमारे ये भाई मेरे दोस्त है नंदू भाई, उन्हीं का मतलब चाचा का लड़का है। तो उन्होंने ये हम सब आए, तो ठेकेदार लालकुआं से तलाश करते करते आए जंगल के रास्ते से। तो हमें भी बुलाया। हम लोग जब आए तो उनका बाइक ये है, बाइक जो सामने है, बाइक सामने खड़े थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बाइक यहाँ पे है। तो हम थोड़ा तलाश किए, तो थोड़ी आगे जाके देखे कि डेड बॉडी मतलब फांसी में लटका हुआ था। जैसे भी थे, सुबह काम पे गए यहाँ से, घर से सही सलामत। उसके बाद वापिस आए नहीं है। फिर रात गुजर गए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों से बता रहे थे कि वो आया नहीं है, क्या हुआ उनके चाचा से। फिर वो लोग खबर लिया है कि आया क्यों नहीं है, क्या बात है, तुमसे क्या लड़ाई हुआ था। तो वो जो उनका जो वाइफ है वो बता रहे नहीं, लड़ाई तो नहीं हुआ है। फिर तलाश लगाए, तलाशी के बाद जंगल में मिला उनको। तो वहीं शक्ति फॉर्म के निर्मल नगर मंदिर प्रांगण में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा ने जनता और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए आगे भी विकास जारी रहेगा बयान दिया। और इस दौरान मंदिर प्रांगण में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सितारगंज क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में व्यापक विकास कार्य हुए हैं और आने वाले समय में भी विकास की गति को और तेज किया जाएगा। तो ये बैठक बुलाई थी जिसमें सारे जनप्रतिनिधि थे, हमारे पार्टी के समस्त लोग थे, शक्ति फार्म के विभिन्न ग्राम पंचायतों से जुड़े जनता थी। मैंने हर मंच में ये बात कही है कि शक्ति फार्म में फैक्ट्री लगाने की मंशा बहुत स्पष्ट थी कि शक्ति फार्म का विकास और ज्यादा तेजी से बढ़ पाए, सितारगंज का विकास बढ़ पाए, लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाए, मातृ शक्ति को रोजगार हो, युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो। क्योंकि देखिए फैक्ट्री आएगी तभी रोजगार होंगे। पुरानी फैक्ट्रियों में रोजगार उपलब्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नई फैक्ट्रियां जब लगेंगी तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन एक क्षेत्र की भावना थी, समस्त लोगों ने अपनी भावना सामने रखी है कि लोगों को कांग्रेस के माध्यम से यहाँ पे डर बैठाया गया है कि सरकार जमीनें छीन रही है, सरकार जमीनों को छीन के उस पर प्रोजेक्ट खड़ा कर रही है। तो मैंने आज क्षेत्र का हमेशा मन से ये बात कही है कि क्षेत्र की भावना अगर नहीं होगी तो फैक्ट्री नहीं लगेगी। मैंने बंग भवन के उस बारे में भी ये बात कही थी जब हमने CHC का अपग्रेडेशन वाली हमने मीटिंग करी थी, उसमें भी यही कहा था। और आज भी अगर क्षेत्र की मंशा ये है कि फैक्ट्री वहां से शिफ्ट होनी चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से चल रही राहत से फिलहाल अब राहत देखने को मिल रही है। ऐसे में बीते 5, 6, 7 और 8 फरवरी को पूरे प्रदेश में मैदान से पहाड़ तक जो मौसम है वो शुष्क और साफ था।
एक शानदार वीकेंड के बाद से मौसम में एक बड़ा बदलाव के साथ नए सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देहरादून ने आज राज्य के मौसम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। 5 पर्वतीय जिलों में सर्दी फिर से दस्तक देने वाली है, तो वहीं शेष जिलों में धूप और बादल का खेल जारी रहेगा। ऋषिकेश, चमोली, उत्तराखंड समेत उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। आसमान में बादल छाने से तापमान में ठंडक लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 9 और 10 फरवरी को पहाड़ों में मौसम बिगड़ सकता है। चमोली, उत्तरकाशी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इससे मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल सकती है और मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। आज मौसम का सबसे बड़ा असर राज्य के उच्च हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीवीआईपी को सजा दिलवाने और सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाने की मांग को लेकर देहरादून में महापंचायत रखी गई और ये महापंचायत अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले की गई। महापंचायत में अंकिता के माता पिता भी शामिल हुए। महापंचायत में 5 प्रस्ताव को पारित किया गया और इसके साथ ही महापंचायत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को लेकर पत्र भी भेजा गया। बता दें कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है और साथ ही इस मामले में दिल्ली स्थित स्पेशल क्राइम ब्रांच ने एक वीवीआईपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। सीबीआई की टीम के 2 सदस्य सोमवार देर रात उत्तराखंड पहुंचे ताकि लड़की की हत्या से जुड़े कथित वीआईपी एंगल की डिटेल में जांच कर सके। में न बिकने वाले में नहीं हूँ, क्योंकि मैं चलो आप जनता से मैं तो जैसे भी झेल लूंगा, लेकिन उस बच्ची की आत्मा क्या बोलेगी? जो बच्ची उनके आगे वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो मैं कैसे झुकूं? तो यहाँ पे हमारा दोनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ चल रहा है, तो मतलब मेरी आंख में दर्द है और हारने की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। दूसरी ये है कि जो मेरी मांग थी और जनता की मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच जो वो सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो। ठीक, मैंने भी यही प्रस्ताव बना के भेजा मुख्यमंत्री जी को, और मुख्यमंत्री जी सुनना में कि मुख्यमंत्री जी जो अनिल प्रकाश जोशी दर्ज की उन्होंने किस तरीके से की, ना तो मैं उनको जानता हूँ न पहचानता हूँ। जो एफआईआर दर्ज होगी वो तो मैंने पहले से वहाँ करा रखी है। तो इसमें मेन हमारा बिंदु है कि जहाँ तक जांच हो चुकी है उससे आगे सीबीआई जांच करेगी, और एक रेनोविस्ट जिसने रिजॉर्ट तोड़ा, और पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इनकी पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए, और जो गट्टू बट्टू जो वीआईपी हैं इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए, विशेषकर रेनोविस्ट। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए DL24 भारत। नमस्कार।